हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट MCO 1 को, जो इसकी यूनिट 4 का पार्ट नंबर 4 है। हमने 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। संगठनात्मक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, समूह परिप्रेक्ष्य, संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य और समकलात्मक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। तो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है तो हम इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पर और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उस पर, और एक समकलात्मक यानी कि अगर हम उसको सम अप कर लें तो वो परिप्रेक्ष्य, इन चारों की हमें व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य क्या होता है। कोई संगठन उसमें काम करने वाले लोगों से ही बनता है। ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने आप में तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बिल्डिंग में काम करना, बिल्डिंग लेकर उसमें मशीनें स्थापित करना ही तो संगठन नहीं होता। संगठन किससे बनता है? जहाँ जब वहाँ पे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उनसे ही संगठन बनता है। अतः संगठन का विकास सतत रूप से होता रहे, इसके लिए निम्नलिखित उपायों के द्वारा इसमें कार्यरत व्यक्तियों का भी सतत रूप से विकास होना चाहिए। अगर हमें संगठन का विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें काम करने वाले लोगों का भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें सबसे पहले अविराम सीखना। देखो, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई एंड होता है। हम ज़िंदगी में हर पल, हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो पहला ही तो हमारा ये है कि अविराम सीखना, बिना विराम लिए सीखते चले जाना। व्यवहार में या उसकी व्यवहार क्षमता में स्थायी रूप से हुए परिवर्तन को जो अनुभव से होता है, सीखना कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। तो जब हम रूटीन में हम कोई चीज़ देखते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ हमारे अनुभव होते हैं, हम पहले से मैच्योर हो जाते हैं, तो इसे सीखना कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहते हैं इसे। संगठन प्रभावी हो, इसके लिए संगठन के लिए उचित व्यवहारों को प्रोत्साहित करना और हानिकारक व्यवहारों को हतोत्साहित करना जरूरी है। तो अगर हमें संगठन की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बनाए रखना है, तो जो अच्छे व्यवहार हैं, जो बेटर बिहेवियर है, उसको तो हमें इंकरेज करना चाहिए, और जो हमारे लिए बेटर बिहेवियर नहीं है, हानिकारक व्यवहार है, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, उसे डिस्करेज करना चाहिए। सेकंड है सही प्रत्यक्षण का निर्माण करना। प्रत्यक्षण होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अगर हम कोई चीज़ हमें मिल रही है प्रत्यक्ष ज्ञान से, इंद्रियों की सहायता से आगतों को चुनते, उनको व्यवस्थित करने तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो भी हमारे इंद्रियां होती हैं, ठीक है, हमारे सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं ना, ईयर, नोज, टंग, स्किन एक्सेट्रा। तो इससे हम जो भी हमारे आगत हैं उनको चुनना है, उनको व्यवस्थित करना है, और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। सूचना के विभिन्न संयोजनों को प्रत्यक्ष ज्ञान ही सार्थक बनाता है। तो सूचना के विभिन्न संयोजन होते हैं, हमें कम्युनिकेशन से कई चीज़ें मिलती हैं, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान ही सार्थक बनाता है। अगर हमें किसी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तभी वो हमारा कम्युनिकेशन सार्थक हो पाएगा। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र सही प्रत्यक्ष ज्ञान को बनाने में सहायता करता है। तो संगठनात्मक व्यवहार जो है, अगर उसका क्षेत्र अच्छा होगा तो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी सहायक होगा। जो लोगों को सही के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, तो सही ज्ञान होगा तभी प्रभावी ढंग से कार्य हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अविराम सीखना जरूरी है, और साथ ही साथ जो सही प्रत्यक्ष का निर्माण करना भी जरूरी है, प्रत्यक्ष ज्ञान का निर्माण करना भी जरूरी है। थर्ड है सकारात्मक अभिवृत्तियों और मूल्यों को बनाना। जो भी पॉजिटिव हमारे एटीट्यूड्स होते हैं और जो वैल्यूज होती हैं उनको बनाना। तो व्यक्तियों, समूहों, व्यक्तियों आदि की अभिवृत्तियां स्थायी मूल्यांकन की होती हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं, समूह हैं, वस्तु हैं, तो उनमें जो एटीट्यूड्स होते हैं ना, अभिवृत्तियां होती है, वो स्थायी मूल्यांकन की होती हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसकी वैल्यूएशन होती रहनी चाहिए। वस्तुतः सामाजिक या भौतिक विश्व के किसी भी पक्ष का सकारात्मक अभिवृत्तियां प्रभावी संबंध का प्रमुख तत्व होती हैं। तो जो भी हमारे सामाजिक या भौतिक विश्व है, उसमें किसी भी पक्ष में जो अभिवृत्ति होती है वो स्थायी होती हैं। सकारात्मक अभिवृत्तियां यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड प्रभावी संबंध का मुख्य तत्व है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी इफेक्टिव रिलेशंस बनेंगे। इसका मेन कंपोनेंट है, मेन एलिमेंट है। मूल्य में वे दृढ़ विश्वास है जो विशिष्ट आचरण का रूप या अस्तित्व की अंतःव्यवस्था होता है एंड स्टेट, उसे ठीक विपरीत आचरण के रूप में या अंतःव्यवस्था से व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से शेषकर होती है। तो क्या कहना चाहते हैं कि मूल्य व दृढ़ विश्वास होते हैं, जो हम वैल्यूज रखते हैं ना अपनी लाइफ में, ये दृढ़ विश्वास होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जो विशेष आचरण का रूप
यानी कि हमारा जो स्पेशल बिहेवियर होता है, हमारा आचरण होता है, अस्तित्व की अंत्यव्यवस्था, तो हमारा जो अस्तित्व होता है उसकी एंड स्टेट होती है, और उसके ठीक विपरीत आचरण के रूप में अंत्यव्यवस्था से व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से शेखर होती है। तो जो भी हमारे विशिष्ट आचरण है ना, डेफिनेटली उसके विपरीत आचरण से ये बेटर ही होगा। तो हमें सकारात्मक एटीट्यूड रखना चाहिए और मूल्यों को भी बनाना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज को लेकर चलना चाहिए। फिर है कार्यस्थल पर व्यक्तिगत और संवेगों को अनुकूल रखना, कि जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है उसमें हमारा व्यक्तित्व यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो, और जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे भाव हैं, उनको अनुकूल रखना चाहिए। व्यक्तिगत व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों और भावनाओं का दृढ़ स्वरूप होता है व्यक्तित्व, क्योंकि जो हमारी पर्सनालिटी होती है हमारे हम उससे हमें पता चलता है ना हमारा व्यवहार क्या है, हमारे विचार कैसे हैं, भावनाएं कैसी हैं। संगठन में व्यक्ति और कार्य के बीच में सही संयोजन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे किसी भी व्यक्ति की क्षमता का उपयोग किया जा सके, कि अगर जो व्यक्ति है और उसके कार्य के बीच में संयोजन, कि अगर जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसमें ही उसकी अगर किसी चीज़ में उसकी स्किल है तो उसको वही काम देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की क्षमता का सही उपयोग किया जा सके। व्यक्तित्व का भी विकास कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। संवेग व्यक्तिपरक संज्ञात्मक कॉग्निटिव अवस्था होती है, जिसमें वो कुछ सीखता है। संज्ञात्मक अवस्था मतलब कॉग्निटिव अवस्था यानी कि कोई सीखने की अवस्था। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और व्यक्त व्यवहारों से मेल से बनी होती है। ठीक है, तो संवेग जो होता है ना, संवेग किससे मिलके बना होता है? एक तो जो हमारे ज्ञानात्मक अवस्था है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं, साइकोलॉजिकल जो हम रिस्पॉन्ड देते हैं वो, और व्यक्त व्यवहार जो हम व्यवहार दिखा रहे हैं उसके मेल से जो भी बनता है उसे संवेग कहा जाता है। तो संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव मानसिक क्रियाएं होती हैं जो हम सीखते हैं, अपने माइंड के हिसाब से सीखते हैं ना, तो ये मानसिक क्रिया होती हैं जिनका संबंध विचार, ज्ञान और स्मरण शक्ति के साथ होता है। संवेग की जानकारी व्यक्तियों से स्वतः विकास में सहायता करती है। तो अगर हमें जितने अच्छा हमारा संवेग होगा, हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होंगी, व्यक्त व्यवहार होंगे, उसकी जानकारी जितनी अच्छी होगी उतना ही व्यक्ति का विकास भी होगा। फिफ्थ पॉइंट है व्यक्ति और पर्यावरण को दबाव मुक्त बनाए रखना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। व्यक्तियों और पर्यावरण को दबाव मुक्त बनाए रखना, जो भी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, संगठन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन व्यक्तियों के बीच में और जो पर्यावरण है वो, उनके बीच में जो संबंध है ना वो टेंशन फ्री होना चाहिए, दबाव मुक्त होना चाहिए। तो दबाव गतिशील स्थिति है जो व्यक्ति को उन अवसरों की बाध्यता या मांग का सामना कराती है जिनका संबंध उसके द्वारा वांछित वस्तु के साथ होता है। आधुनिक युग में प्रबंधकों के लिए दबाव व्यवसाय में प्रतियोगिता के बढ़ते जाने और अपने को बनाए रखने और औरों से आगे निकल जाने की आवश्यकता के बढ़ते जाने के कारण प्रमुख समस्या बन गई है। हम हमेशा प्रेशराइज रहते ना, हम क्या चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता में बढ़ते रहें, अगर हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो लगातार बढ़ते रहें, अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखें, मार्केट से आउट ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमने ओपन किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस तरह से अपने आप को बनाए रखें और औरों से आगे बढ़ते जाएं। एक तो प्रतियोगिता भी हो रही है, कंपटीशन, और उसमें भी बढ़ते रहो और औरों से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, तो इसके कारण जो होता है वो प्रेशर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेशर फ्री रहना है, दबाव मुक्त रहना है। ठीक है, तो जो संगठन के व्यक्ति या पर्यावरण है उसे हमें दबाव मुक्त बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में। 6 पॉइंट है व्यक्तियों और टीमों को अभिप्रेरित बनाए रखने और कार्य पर संतुष्टि की व्यवस्था करना। देखो व्यक्ति है, ठीक है, संगठन में काम करता है, व्यक्तियों से मिलके जो बनते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, फिर टीमें बनाई जाती है कि कौन किस टाइम को काम को करेगा, किस समय करेगा, कैसे करेगा, तो टीम वर्क होता है ना। तो उस पे कार्य संतुष्टि की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति अपने कार्य से ही संतुष्ट नहीं होंगे, वर्क प्लेस पर ही संतुष्ट नहीं होंगे, उनको मानसिक प्रेशर दिया जा रहा होगा, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको नहीं समझा जा रहा होगा, तो अगर वो संतुष्ट नहीं है तो संगठन भी आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारा मेन मोटिव क्या है? संगठनात्मक व्यवहार में संगठन को आगे बढ़ाना। तो इसके लिए अभिप्रेरण अनुमानित आंतरिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्रेरण होता है। अभिप्रेरण होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि भी जो हम या तो अनुमान लगा लेते हैं, आंतरिक जो प्रक्रिया होता है उसे मोटिवेशन होता है, जो समय उपरांत व्यवहार को सक्रिय बनाए रखता है, मार्ग निर्देशन करता है और उसे बनाए रखता है। किसी व्यक्ति की कार्य पर संतुष्टि अपने कार्य के प्रति उसकी सामान्य अभिवृत्ति होती है। तो अब जो भी हम काम करते हैं, अगर हम उससे संतुष्ट होंगे तभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जैसे एज ए टीचर मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और खुद पढ़ना भी बहुत पसंद है, तो तभी मैं उस काम को अच्छे से कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को सब समझ में आए। ठीक है, और मुझे भी जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो इसी तरह हर व्यक्ति होता है जो उसका काम कर रहा है, वो उस कार्य से संतुष्ट होना उसकी सामान्य अभिवृत्ति होती है। श्रमिकों को कितना पारिश्रमिक मिलता है,
और कितने की वो अपेक्षा करते हैं, इनके बीच के अंतर पर भी ये निर्भर करता है। अगर जितने वो पारिश्रमिक की, जितने वेजेस की, जितनी सैलरी की वो अपेक्षा करते हैं, उनको उतनी मिलती है या उससे ज़्यादा मिलती है, तो डेफ़िनेटली वो संतुष्ट रहेंगे, ठीक है? और साथ में बिहेवियर भी अच्छा है, जहाँ पे वर्किंग प्लेस में अगर सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन बिहेव अच्छा नहीं किया जाता, तो भी असंतुष्ट रहेंगे वो लोग। तो संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पैसे की हो या फिर व्यवहार की। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तभी संगठनात्मक व्यवहार बहुत अच्छा चल पाता है, ठीक है? तो हमने कहा कि भई अभी हमने पढ़ा व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, ये तो पेपर में आया हुआ भी था। अब हम पढ़ेंगे समूह का परिप्रेक्ष्य कि ये तो व्यक्तिगत तौर पे हमने पढ़ लिया, अब समूह के तौर पर पढ़ेंगे। समूह बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो संगठन टीम को अधिक उत्पादक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके अंतर्गत काम करने वाले समूह या टीम में सहयोग कायम करना, सतत प्रयास करना चाहिए। अगर टीम में सहयोग नहीं होगा, तो भी काम ढंग से नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है ना, और कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी टीम है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, समूह हैं वो छोटे हैं बड़े हैं, उनमें आपस में सहयोग कायम रखने का सतत प्रयास करना चाहिए। कंटिन्यूस हमारा कोशिश रहनी चाहिए कि टीमों में सहयोग रहे। संगठनात्मक व्यवहार के अनुसार समूह स्तर पर निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए जाने चाहिए। पहली बात तो समूह निर्माण और ढांचा। सबसे पहले तो हमें समूह का निर्माण करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। समूह वह होता है जिसमें ढांचा अधिक जिसके ढांचे में अधिक व्यक्ति परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है? तो अगर एक होगा तो इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत होगा, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा हो गए तो वो समूह बन जाता है। तो इसमें लोग मिलकर आपस में क्रिया करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि कोई काम करना है, टीम में करना है, तो एक दूसरे पर वो निर्भर होंगे। ओके। अ, और जिसमें वो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है? तो जो जिस कार्य को वो कर रहे हैं, वो एक-दूसरे पर निर्भर होंगे, जिससे कि जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कार्य हो सके। दूसरा है उनके बीच में संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना। तो संप्रेषण सूचना का अंतरण करना और उसके अर्थ को समझना है। कम्युनिकेट करते हैं ना कि कोई सूचना किसी को मिली है तो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, फिर वहाँ से बैक आएगा, फीडबैक आएगा। संप्रेषण के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो संप्रेषण 2 प्रकार का हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसका ढांचा परस्पर क्रिया द्वारा संगठन के अंदर और बाहरी सही संप्रेषण प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत संप्रेषण अच्छा होगा तभी टीम वर्क अच्छा चलेगा। तीसरा है विरोध का समाधान। अगर आपस में, क्योंकि टीम में काम कर रहे हैं और टीम में कोई विरोध होगा तो उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। विरोध वह प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया है और किसी पक्ष को जब ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष उसके हित के प्रतिकूल कार्य कर रहा है या ऐसा करने वाला है, तो वो विरोध शुरू कर देता है। अब हमें लगता है कि अगर हम टीम में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई दूसरा पक्ष मेरे प्रतिकूल कार्य करेगा या ऐसा कर सकता है, तो विरोध शुरू हो जाएगा। विरोध कई स्तरों पर हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का अंतर्विरोध, 2 व्यक्तियों के बीच में विरोध। एक तो होता है कि व्यक्ति का अंतर्विरोध, वो खुद ही अपने मन में, जैसे हम कहते हैं ना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कभी अंदर ही हमारे मन के अंदर द्वंद चलता रहता है, तो अंतर्विरोध। फिर या फिर 2 व्यक्तियों के बीच में विरोध हो सकता है, किसी विभाग के अंदर विरोध हो सकता है, 2 विभागों के बीच में भी आपस में विरोध हो सकता है, एक-दूसरे के अपोज़िट वो काम कर सकते हैं। तो विरोध फलस्वरूप मतभेद सामने आता है। जब विरोध होगा, ठीक है, एक-दूसरे से विचार नहीं मिलेंगे तो मतभेद भी होंगे। ठीक है ना? और संगठन या व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो अगर विरोध सामने आएँगे तो संगठन हो या व्यक्ति सही निर्णय, या फिर टीम वो सही निर्णय नहीं ले पाएगी। कुशल प्रबंधक चुनौतियों को अवसरों का रूप देकर ऐसे विरोध का अच्छा उपयोग करते हैं। तो जो कुशल प्रबंधक होते हैं, अ, अगर हम कह सकें कि वे अपने जैसे मैनेजर जो अपने काम में एफिशिएंट है, वो ऐसे चुनौतियों को अवसर देकर विरोध का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहता है कि विरोध ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक तो होता है कि भई काम निकलवा लेना, ठीक है? इसमें तो यही संदेश दिया जा रहा है कि कुशल प्रबंधक है, ऐसी चुनौतियों को अवसरों का रूप दे देता है और विरोध का अच्छा उपयोग करता है। एक पक्ष का पक्ष ले लेगा और दूसरे का वो करेगा तो अपना काम निकलवाना। लेकिन मेरे हिसाब से कुशल प्रबंधक वो है कि विरोध अगर होता है तो बहुत अच्छे तरीके से उसका समाधान किया जाए, जिससे कि आपस में टीम वर्क बना रहे और संगठन भी आसानी से चलता रहे और विकास करता रहे। फोर्थ है टीम निर्माण और नेतृत्व। तो टीम निर्माण टीम के सदस्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान करके उनमें परस्पर विश्वास और स्पष्टता की वृद्धि करते हैं। तो अगर हम टीम का निर्माण करते हैं, जैसे एक टीम बन गई तो टीम के मेंबर्स होंगे, ठीक है? तो आपस में जो उनके विचार होंगे उसका आदान प्रदान करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कोई भी, मान लो किसी चीज़ का समाधान कैप्टन को नहीं मिल रहा, तो जो उसके साथ के लोग होंगे, उसके टीम के मेंबर्स होंगे, वो बता सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि कैप्टन ही सब कुछ करेगा। मान के चलो क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, वो सब टीमों के सदस्यों के साथ मिलकर विचारों का आदान प्रदान करता है।
कभी कभी जो टीम के और सदस्य हैं वो भी बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरह से विश्वास और स्पष्टता में वृद्धि होती है टीम निर्माण से। और टीम निर्माण के लिए प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है कि नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट जो करे पूरी टीम को जो लीड कर रहा है, जो कैप्टन है, वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो टीम निर्माण के लिए भी बेटर होगा, टीम अच्छी बन पाएगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। फिर है शक्ति और राजनीति। दो व्यक्तियों के एक साथ होने पर थोड़ा बहुत धक्का या पुल का होना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पुश करो पुल करो, ठीक है। तो दो व्यक्ति साथ होंगे तो किसी चीज में वो विरोध भी करेंगे, किसी में एक साथ भी होंगे, तो इसे कहते हैं पुल और पुश। व्यक्ति में यह प्रवृत्ति होती है कि दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना चाहता है, तो उसके पास जो पावर होती है उसका प्रयोग करता है। मान लो कोई सीनियर है, वो जूनियर पे अपनी पावर का उपयोग कर सकता है ताकि संबंध लोग उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, ठीक है। तो सीनियर अपने जूनियर से काम कराने के लिए जो उसको पावर दी गई है उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेंटल तौर पर भी और वैसे भी कर सकता है। फिजिकली तो किसी को हाथ लगाना आजकल कानूनी जुर्म है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो सीनियर होता है जूनियर को फिजिकली भी हैरेस कर सकता है और मेंटली भी हैरेस कर सकता है। राजनीतिक व्यवहार दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनौपचारिक जाल तंत्र यानी कि इनफॉर्मल जो हमारा नेटवर्किंग होता है उससे जुड़ा होता है। दूसरों को संकुचित लाभों के लिए प्रभावित करने पर राजनीतिक अप्रक्रियात्मक कही जाती है। तो अगर दूसरों को संकुचित लाभों के लिए प्रभावित करना कि अपने थोड़े बहुत लाभों के लिए दूसरों को प्रभावित करने की जो राजनीति होती है ना, आजकल तो पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में पाई जाती है। पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ राजनीति में पॉलिटिक्स के लिए नहीं रह गई है, हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, ठीक है, आपस में व्यवहार हो, कहीं भी देश हो, तो सब में के बीच में जो होती है ना हम दूसरों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं अपने कुछ लाभों के लिए, तो ये चीज़ गलत है। तो ये राजनीतिक अप्रक्रियात्मक कहलाती है। ये डाइसफंक्शनल होती है, अच्छी नहीं होती। प्रभाव का प्रयोग व्यापक हित के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए जिससे कि राजनीतिक व्यवहार क्रियात्मक हो सके, ठीक है। तो अपनी जो आपके पास शक्ति है और राजनीति है, तो राजनीति में अपनी शक्ति का प्रयोग जो राजनीति के अक्रियात्मक फंक्शंस हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे राजनीतिक व्यवहार के लिए करना चाहिए जिससे कि फंक्शनल वर्क हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।